हाय फ्रेंड्स। अप्रैल का जो पहला वीक होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। एंड ये और इम्पॉर्टेंट बन जाता है जब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का मीट हो। बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी ये फाइनेंशियल ईयर का पहला मॉनेटरी पॉलिसी है एंड दिस सेट्स द स्टेज फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। यस, लेकिन इसमें और भी सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर कैलेंडर ईयर की बात करूं 2024 की, तो ये दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी है। राइट, फरवरी में एक हो चुका है, फरवरी से पहले दिसंबर 2023 में हुआ था। तो कैलेंडर ईयर का दूसरा है, फाइनेंशियल ईयर 25 का पहला है। सो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक आईएफएससीए, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड एंड कोई भी आईबीपीएस एग्जाम के लिए। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आईएक्सएमबी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज द न्यूज? तो देखो, न्यूज कुछ इस प्रकार है। कोई न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा है कि रेपो रेट रिमेन्स अनचेंज, जो कि बात सही है। तो कोई न्यूज़पेपर इसको इस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है कि गुड न्यूज फॉर होम बायर्स एज आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज। तो भाई ये गुड न्यूज हुआ कैसे? सारा बात हम वीडियो पे करेंगे। इस पे कोई बोल रहा है एफडी इन्वेस्टर्स लाइकली टू गेट मोर टाइम टू बुक फिक्स डिपॉजिट। ऐसा क्यों? ये भी हम वीडियो के दौरान बात करेंगे। लेकिन देखो, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये जो पहला मॉनेटरी पॉलिसी है फाइनेंशियल ईयर का, दिस सेट्स द स्टेज फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सारे डेटा पॉइंट्स मैटर करते हैं, वो हमें समझना है। देखो, है तो पहला, करेक्ट, है तो पहला, और कहीं ना कहीं सेंटिमेंट ये भी था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है वो रेपो रेट को अनचेंज रखेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले आरबीआई के गवर्नर ने एलिफेंट वर्ड को यूज किया था। अब ये एलिफेंट वर्ड को क्यों यूज किया? तो देखो, आरबीआई के गवर्नर ने इन्फ्लेशन को एलिफेंट बताया कि ये जो एलिफेंट है ना, ये कभी भी वापस आ सकता है। राइट, तो उसी से एक सेंटिमेंट इकोनॉमी में पास हो गया। एंड अगर आप देखोगे, आज सुबह स्टॉक मार्केट भी एग्जैक्टली सेम रेस्पॉन्स के साथ ओपन हुआ है ना। लास्ट 2 दिन से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा था, आज गिर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट, मतलब अगर रेपो रेट हाई रहा इकोनॉमी में तो ग्रोथ को इंपैक्ट करता है, वो इन्वेस्टमेंट को इंपैक्ट करता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए स्टॉक मार्केट उस तरीके से रिस्पॉन्स किया है। लेकिन आरबीआई के गवर्नर ने जो एलिफेंट की नाम बताई है, जो इन्फ्लेशन है, देखो उसका ट्रेंड मैंने रख दिया। एंड क्यों इसको उन्होंने एलिफेंट बताया, ये समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पूरा पिछले साल से अब तक का, पिछले फाइनेंशियल ईयर से अब तक का पूरे साल भर का डेटा आपके सामने रखा। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना, ये डेटा किस चीज का है? सीपीआई का है। डू नॉट कंफ्यूज इट विद डब्ल्यूपीआई। ठीक है, ये किसका है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ही आरबीआई अपना बेस बनाता है फॉर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। मतलब जो इन्फ्लेशन आपको, मुझे और सारे जनरल पब्लिक को आम दिनों पे इफेक्ट करते हैं, दैट इज रिटेल इन्फ्लेशन। अगर आप देखोगे अप्रैल 2023 की बात करूं, डेटा हमेशा एक मंथ बाद आता है। ठीक है, ये ब्रैकेट में जो मंथ है आप इसको कंसीडर करो। मार्च 2023 में देखो 5.66 था, और जो टारगेट है वो कितना है? वो है 2 to 6%। मतलब एक्चुअल में देखोगे तो टारगेट कितना है? 4%। तो देखो, एग्जैक्ट 4% पे तो इसे नहीं ला सकते, तो एक टॉलरेंस बैंड बनाया गया +-2% का। तो -2 करोगे तो 2%, और प्लस करोगे तो 6%। तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। देन इट इज सेट कि इट इज वेल कंटेन्ड। और अगर ये जितना 4% के क्लोज होगा उतना बेटर होगा। करेक्ट। तो मार्च में ये 5.66 था, फिर देखो ये 4% के क्लोज आने लगा। 4.70, 4.25, 4.81, 7.44। अब देखो जून से जुलाई में कितना बड़ा जंप, 4% से सीधा 6% को ब्रीच करके, 7% को ब्रीच करके 7.44% पे चला गया। राइट, वैसे देखो, फिर ये थोड़ा सा कंटेंट कंट्रोल हुआ 6.83, लेकिन अभी भी टॉलरेंस बैंड से बाहर है। ये सारा टॉलरेंस बैंड से बाहर है, 6% से ऊपर है। फिर ये सितंबर में कंट्रोल पे आया। ठीक है, अक्टूबर में फिर ये 4% के क्लोज आया। नवंबर में फिर ये बढ़ गया। दिसंबर में ये और बढ़ गया। फिर जनवरी में थोड़ा कंट्रोल आया। फिर फरवरी में ऑलमोस्ट सिमिलर 0.10 का डिफरेंस आया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इससे हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन का जो डर है, मतलब द एलिफेंट दैट कैन डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी, इज नॉट येट अंडर कंट्रोल। हाँ, डेटा बोलती है कि वो टॉलरेंस बैंड के अंदर में है, लेकिन आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का जो उद्देश्य है, जो गोल है, वो है इन्फ्लेशन को मैनेज करना बाय सपोर्टिंग द ग्रोथ।
तो यहाँ पे अगर अभी ग्रोथ को देखते हुए इन्फ्लेशन को ना मैनेज किया जाए तो आगे सिचुएशन खराब हो सकता है, रिसेशन जैसे सिचुएशन आ सकती है। इंडियन इकोनॉमी इज वेरी रिसिलेंट। इतने हाई इन्फ्लेशन के बाद भी, एक लंबे समय तक हाई इन्फ्लेशन था, उसके बाद रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ाया, इतना हाई रेपो रेट में भी जो हमारा ग्रोथ नंबर है वो बहुत अच्छा आ रहा है। सो इट्स बेटर, आरबीआई को ऐसा लगा इट्स बेटर टू कीप इट हाई एंड आगे देखा जाएगा क्या सिचुएशन होगा। तो आई थिंक आरबीआई गवर्नर ने एलिफेंट क्यों बताया वो क्लैरिटी आपको मिल गया। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखो। ऑल दो इस पे डिस्कशन हम नेक्स्ट 1 घंटा तक कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा चीज है, राइट। बट टू कीप द वीडियो शॉर्ट, आई होप दिस मच इज इनफ। बढ़ते हैं आगे। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें ग्लोबल इकोनॉमी का असेसमेंट क्या बताया आरबीआई गवर्नर ने, ठीक है। तो देखो असेसमेंट में ना वही सारी चीज बताया जो मैंने अभी आपको बता रहा था, कि इतने कुछ होने के बाद भी जो रियल इकोनॉमी इंक्रीज्ड बाय 8.4% इन Q3, ठीक है। अगर आप साउथ वेस्ट मानसून देखोगे तो वो भी नॉर्मल एक्सपेक्टेड है आरबीआई का, क्योंकि देखो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी समझ में आता है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आप देखो यहाँ पे एक मैं और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको। एग्रीकल्चर को लेकर आरबीआई इतना कंसर्न इसीलिए है क्योंकि इसमें ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है। मतलब कंट्रीब्यूशन 18% है जीडीपी में, 100 रुपए का 18 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। लेकिन 100 लोगों में, मतलब जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट, तो वो बहुत बड़े हैं। हाइपोथेटिकली आप समझो 60 लोग, 100 में 60 लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गिरता है तो 60 लोगों को इंपैक्ट करेगा एंड वो इवेंचुअली ग्रोथ को इंपैक्ट करेगा, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा कनेक्टेड है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ जीडीपी में 18% हिट होगा, वो तो होगा, लेकिन साथ साथ ये भी समझो जो 60 लोग इस प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड कर रहे थे उनका इनकम हिट हुआ, उनका इनकम हिट हुआ तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो हिट हुआ। तो ये सारा चीज कनेक्टेड है। मैन्युफैक्चरिंग आरबीआई ने बताया कि ये ठीक ठाक रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिक्स इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस द्वारा है वो भी ठीक ठाक हुआ है। उसके बाद जो अर्बन हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर सर्वे करवाता है ना आरबीआई, स्पेंडिंग सर्वे, तो वो भी और एट पार है, मतलब उसमें भी कोई अनइवन अनट्रेंड नहीं दिख रहे हैं, ट्रेंड सही है, ठीक है। बैंक का बैलेंस शीट रोबस्ट है, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत सही है। गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर आई होप आपको यूनियन बजट से याद होगा कितना है, इट्स ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़, ठीक है। तो बहुत बड़ा है। और प्राइवेट का जो केपेक्स साइकिल है वो भी अच्छे साइंस दे रहे हैं। मतलब केपेक्स मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना अच्छा होगा उतना बेटर इकोनॉमी फ्यूचर में होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का इमीडिएट इफेक्ट कम होता है, लेकिन जो रेसिप्रोकल इफेक्ट आगे जाके वो बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। रिपल इफेक्ट जिसको बोलते हैं। देन हेडविंड्स फ्रॉम जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सारा सिर्फ ठीक है। आरबीआई ने यहाँ पे ग्रोथ के बारे में क्या बताया, देखो प्रोजेक्टेड ग्रोथ कितना बताया, Q1 का बताया 7% करंट फाइनेंशियल ईयर का, Q2 का बताया 6.9%, Q3 का बताया 7%, Q4 का बताया 7%। तो द रिस्क इज इवनली बैलेंस्ड, इस तरीके से आरबीआई ने बताया। तो आपको देखो ये जो ग्रोथ नंबर्स है ना ये याद करने होंगे, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई ने क्या बताया, इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई ने बताया ये कि जो फरवरी के मंथ में है इन्फ्लेशन थोड़ा सा डिसइन्फ्लेशन की तरफ आया है, इफ यू एक्सक्लूड दी फ्यूल एंड फूड प्राइसेस, ठीक है। अब ये अगर आपने डब्ल्यूपीआई का डेटा देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि फ्यूल एंड फूड में आज भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई पॉइंट पे है, कभी वो नेगेटिव पे भी चला गया था। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में जो इतना बड़ा गैप हमें दिख रहा है ना वो दिख रहा है सिर्फ क्योंकि फूड एंड फ्यूल बहुत महंगा है। सिर्फ ये दो कंपोनेंट पूरे सीपीआई बास्केट को महंगा करके रखे हैं। सो इसीलिए आम पब्लिक को, मतलब आपको और मुझे, महंगाई अगर कहीं पे दिख रहा है तो ये सिर्फ दो जगह पे दिख रहा है, बाकी तो हमें वेल कंटेंट दिख रहा है, राइट। डेटा भी इस तरीके से बोलता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब वोटिंग पैटर्न की बात करते हैं। जिस तरीके से आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 लोग होते हैं, ये 6 में से 3 होता है आरबीआई से और 3 होता है गवर्नमेंट नॉमिनेटेड, राइट। जो आरबीआई से 3 होते हैं वो उसमें कौन होता है, आरबीआई के गवर्नर, जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट को डिप्टी गवर्नर हेड करते हैं वो डिप्टी गवर्नर, वो कौन है, डॉक्टर माइकल देबपात्रा। एंड उसी डिपार्टमेंट के जो एक ईडी होते हैं वो ईडी भी होते हैं, राइट। तो 6 लोगों में वोटिंग होता है, वोटिंग से डिसाइड होता है कि क्या करना है। अब 6 में से 5 लोगों ने बताया कि रेट को अनचेंज रखते हैं 6.50%, लेकिन जो गवर्नमेंट नॉमिनेटेड पर्सन है प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, उन्होंने बताया रिड्यूस द रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट।
और उन्होंने ये भी बताया कि जो स्टैंस है उसको न्यूट्रल करते हैं। लेकिन अभी एट प्रेजेंट आरबीआई का स्टैंस क्या है? विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, सो आरबीआई मेंटेन दैट इट इज विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है कि जब तक ये कंटेन नहीं होगा तब तक रेपो रेट को ऑलमोस्ट हाई रखा जाएगा। न्यूट्रल का मतलब अब आरबीआई न्यूट्रल पे आ गया है। बेस्ड ऑन सिचुएशन आरबीआई इधर उधर जा सकता है, राइट? तो ये स्टांस का मीनिंग हुआ, वोटिंग पैटर्न इस तरीके से हुआ। आई होप ये क्लैरिटी मिल गया है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के साथ आरबीआई स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज भी रिलीज करता है, जो एक्चुअली में 3 हेड में होता है, कभी कभी ये 4 हेड में भी होता है। सो इस बार आरबीआई ने 3 हेड दिया, एक फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा रेगुलेशन, तीसरा पेमेंट एंड फिनटेक, पेमेंट सिस्टम एंड फिनटेक। तो देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट में आरबीआई ने क्या कहा। फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले उन्होंने बताया ट्रेडिंग ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इन आईएफएससी। देखो ये पिछले साल के यूनियन बजट में आरबीआई ने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को इसमें इशू किया, किसमें? अपने जो बोरोइंग कैलेंडर से उसमें इशू किया। एंड अब क्या हुआ कि इससे एक वाइडर पार्टिसिपेशन हुआ। अब इसको और वाइड बनाने के लिए, राइट, आईएफएससीए के अंदर में इसको लिस्ट किया जाएगा, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स की नजर पड़े एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ग्रीन बॉन्ड को खरीदे। करेक्ट? हाँ, अब आपको लग रहा है कि सर एफपीआई भी तो कर सकते हैं। देखो एफपीआई का रूल्स तो ऑलरेडी अवेलेबल है, right? FPIs are already doing it as per the set guidelines by the SEBI, the RBI. They are already doing it. जो उनके नियम है एफपीआई का, वो उस नियम के तहत वो कर रहे हैं। लेकिन अगेन टू मेक इट मोर वाइड, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। देखो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, आरबीआई ने क्या बोला है कि इट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। आज उन्होंने बताया है। सो वंस दी ऑल दी डिटेल्स कम आउट, हमें और डिटेल समझ में आएगा। तो यहाँ के लिए आप इतना समझो कि इसको और वाइड बनाने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टर्स की नजर पड़ने के लिए इसको आईएफएससीए के अंदर पे लिस्ट किया जाएगा। आई होप यू गॉट दी क्लैरिटी। उसके बाद आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये बड़ा सिंपल सा है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है? जिसमें आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डायरेक्टली परचेस कर सकते हो आरबीआई के साथ, मतलब यू कैन ओपन एन अकाउंट, राइट, दैट इज कॉल्ड आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। और आप 10,000 के ट्रांचेस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली विद आरबीआई। करेक्ट? अब ये वेबसाइट से होता था, अब आरबीआई ने बताया कि भैया इन्वेस्टर्स को हम थोड़ा सा सुकून देंगे, हम एक मोबाइल ऐप बना के देंगे ताकि आपको कन्वीनियंस हो। आरबीआई ने बता दिया दिस ऐप विल बी अवेलेबल टू यूज शॉर्टली, मतलब ये टेस्टिंग फेज पे शायद होगा अभी, उसको वो कंप्लीट करके आरबीआई इसको रिलीज कर देगी, राइट? रेगुलेशन की बात करते हैं। रेगुलेशन में आरबीआई ने बताया रिव्यू ऑफ एलसीआर फ्रेमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, देखो बैंक्स में कई तरह का रिस्क होता है, ठीक है? तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के अंदर में बैंक्स को कुछ हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड होल्ड करके रखना पड़ता है। करेक्ट? लेकिन आज के दिन में आरबीआई ने बहुत सही पॉइंट बताया, मतलब आप भी देखो, आप इसे रिलेट कर पाओगे। टू कवर द सर्टेनिटी, आज के दिन में एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, मनी विड्रॉ करना थ्रू यूजिंग डिजिटल मीन्स, चाहे यूपीआई हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, ये बहुत आसान हो गया। यूजिंग कार्ड्स, डेबिट कार्ड, बड़ा आसान हो गया ना, अब कभी भी कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो आरबीआई भी यही कर रहा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस, यूजिंग डिजिटल मीन्स, डिपॉजिटर्स आर रिएक्टिंग वेरी फास्ट, दे आर ट्रांसफरिंग, दे आर विड्रॉइंग मनी टू फास्ट। तो इससे क्या हो रहा है ना, बैंक का जो हाई क्वालिटी लिक्विड है उस रेशियो में ना बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस नजर आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा रिस्क इसमें आगे जाके बढ़ सकता है, क्योंकि विड्रॉल हो गया मतलब बैंक का कैश कम हो गया। अब बैंक का कैश कम हो गया तो ऑब्वियसली ये सीधा सीधा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को हिट करेगा ना। सो आरबीआई ने क्या बताया कि कुछ मॉडिफिकेशन हम इसमें करके देंगे, सो दैट ये चेंजेस को इस फ्रेमवर्क में हम ला पाए। तो एक ड्राफ्ट सर्कुलर इशू किया जाएगा शॉर्टली, ड्राफ्ट होगा, राइट, मतलब चेंजेस अभी नहीं आएगा, पहले ड्राफ्ट आएगा, फिर लोग उस पर कमेंट करेंगे, आरबीआई उसमें अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स कुछ चेंजेस करना होगा तो करेगी, एंड देन इट वुड बी रिलीज्ड। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। उसके बाद चौथे नंबर पे है डीलिंग इन रुपीज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव प्रोडक्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो जो रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव प्रोडक्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अवेलेबल नहीं था। करेक्ट? तो ये अब अवेलेबल करवाया जाएगा फॉर दी प्रोप्राइटरी हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है? टू कवर द रिस्क यू हेज, मतलब कहीं पे आप बाई कर रहे हो तो कहीं पे आप सेल कर रहे हो, यू एक्चुअली हेज, यू कवर योर रिस्क, दैट इज हेजिंग। तो अब हम बात करेंगे पेमेंट सिस्टम एंड फिनटेक की। पेमेंट सिस्टम एंड फिनटेक में पहला बात आरबीआई ने क्या कहा? एनेबलिंग यूपीआई फॉर
कैश डिपॉजिट फैसिलिटी। इसका मतलब ये है कि आज के दिन में जो कैश डिपॉजिटिंग मशीन है, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई का सबसे पहले जो सब आया था, आई थिंक आपने भी यूज किया है, उसमें डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है, कहीं कहीं पे अकाउंट नंबर की, मतलब विदाउट डेबिट कार्ड ऑल्सो यू कैन डू इट लाइक इन एसबीआई। इफ यू हैव द अकाउंट नंबर यू कैन डू इट। लेकिन यूपीआई इज वेरी फेमस एंड वेरी वेल एक्सेप्टेड। तो आरबीआई क्या बोल रहा है? आरबीआई ये बोल रही है कि अब इसको यूपीआई के साथ भी हम लिंक कर देंगे कि आप यूपीआई आईडी के थ्रू कैश डिपॉजिट मशीन में डिपॉजिट कर सकते हो। तो इसका जो फ्रेमवर्क होगा ये आरबीआई कुछ दिनों में रिलीज करेगी, मतलब फ्रेमवर्क इन द सेंस ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन कि ये किस तरीके से होगा, किस तरीके से मशीन के सॉफ्टवेयर में बदलाव करना पड़ेगा, वो सारा आरबीआई बताएगी। उसके बाद यूपीआई एक्सेस फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई थ्रू थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, इसको समझते हैं। मान के चलो फोन पे का वैलेट, पेटीएम का वैलेट, आप जब पेटीएम के वैलेट में पैसा डालते हो तो वो तो पेटीएम के वैलेट में ही रहता है, उसको आप फोन पे के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। वैसे ही जो वन नेशन वन कार्ड है उसको अगर आपने पेटीएम का लिया है तो आप वो पेटीएम के ऐप के अंदर में ही कर पाओगे, आप किसी दूसरे ऐप के अंदर में नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स ए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सो सिमिलर वे आरबीआई ने क्या बोला है कि जैसे यूपीआई अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, वैसे ही पीपीआई को भी हम अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबिलिटी करवाएंगे कुछ दिनों में। करेक्ट? तो इसके रिगार्डिंग भी जो इंस्ट्रक्शन है ये आगे जाके आएगा। मतलब देखो आरबीआई हमारे लाइफ को कितना ईजी कर रहा है। जो सातवां पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीबीडीसी थ्रू नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम। जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जो 2022 के नवंबर और दिसंबर में होलसेल एंड रिटेल के लिए लॉन्च हुआ था, वो आज के दिन में भी पायलट प्रोग्राम में है। करेक्ट? वो फुल यूज पे नहीं आया है। सो आरबीआई ये बोल रही है कि अब इस चीज को हम नॉन बैंक सिस्टम ऑपरेटर्स को भी देंगे ताकि वो भी डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन कंटेन्ड मैनर पे। ऐसा नहीं कि सबको डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ सेलेक्टेड लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, वो लोग यूज करें। एंड इससे क्या होगा, आरबीआई को पता चलेगा सिस्टम में जो कुछ फ्लॉस है क्या, बिकॉज एनी फ्लॉस विल लीड टू फाइनेंशियल लॉस। तो वो आरबीआई नहीं चाहता है, इसीलिए इसको धीरे 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 सिस्टम में लाया जा रहा है, धीरे धीरे लोगों को पेनिट्रेट किया जा रहा है, सो दैट one or the other day it become robust like UPI and acceptancy बढ़ जाए इसकी। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। इससे खत्म होता है हमारा मॉनिटरी पॉलिसी वीडियो, बट बिफोर आई से गुड बाय, लेट मी रिमाइंड यू कि आईएफएससी का नोटिफिकेशन आउट है। आपने अगर अभी भी संजय जो AIR 1 है, शिवा जो ऑल इंडिया 17 है, इनके कहानी को नहीं सुने हो तो इनके कहानी को एक बार ज़रूर सुन लो, बिकॉज इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और जो आईएफएससी का इंट्रो क्लास है ये होने वाला है 6 अप्रैल एट 4 PM, मतलब कल मैं रहूंगा क्लास पे और प्रतीक सर रहेंगे। विल टेक द इंट्रो क्लास। लेट्स मीट हिंदी आईएफएससी का क्लास, आरबीआई का क्लास, सेबी का क्लास, नबार्ड का क्लास एंड सो ऑन। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बट अगेन बिफोर आई से गुड बाय, let me show you whatever students have to say, right? And always remember, we help you prepare 50% faster, and do download the app for more faster preparation.